मंच पर बुलाते हैं। इज्जत माब मोहतरमा उल्फत साहिबा, जो आज की इस सेशन में जो सदर हैं, मोहतरमा महिया साहिबा, मोहतरमा नीलोफर साहिबा, उर्दू और हिंदी के तमाम काबिल कदर उस्ताद, रिसर्च स्कॉलर्स, तलबा व तलबात को सलाम अकीदत पेश करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस शानदार अदबी और तहजीबी प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे इसमें शरीक होने का एहसास मिला। और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हम सब की दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदो पाक पूरे बरसगीर के उस्तादों के उस्ताद हमारे प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मैं पहली मरतबा भारत से बाहर आकर अपनी बात रख पाऊँ, लोगों से मिल पाऊँ। आज ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मेरी मुलाकात यहाँ पाकिस्तान से एक बड़ा अहम नाम जमील साहब, यहाँ प्रोफेसर जमील साहब हैं, प्रोफेसर सदफ मैडम हैं, शबनम फरोज मैडम है, फातिमा मैडम है और तमाम मेरे बड़े भाई डॉक्टर मखान सिंह सर हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए एहसास की बात है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम का, और ख़ासकर यहाँ की हुकूमत का इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद हों जिसमें पूरे एशिया के लोग आके अपनी बात को रखें। इस प्रोग्राम का मौजू बहुत वसी और बाबानी है। 2 दिन के इस सेमिनार के ज़रिए हम अदब में तहजीब और समाजी ज़िंदगी की रंगारंगी देखने की कोशिश करेंगे। मैं इस सिलसिले में अपना तवील मकाला सदर शोबा को पेश कर चुका हूँ। क्या मैं इस मकाले की तख्तीस पेश करूँगा। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू फिक्शन में जम्मू कश्मीर की समाजी और सकाफती ज़िंदगी के कासी। जहाँ हम पूरे भारत की, पूरे एशिया की बात करते हैं, उसी बीच में मैं कश्मीर की बात करना चाहूँगा। जो कश्मीर की जो तहजीब है, सकाफत है, किस तरह से वो हम सबके सामने है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सरजमीन है जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है। फारसी ज़बान में भी कहा गया है, गर फरदोस बर रूए ज़मीन अस्त हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो, यानी अगर जन्नत रूए ज़मीन पर है तो यही है यानी कश्मीर। मैं दुआगो हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी कभी इस जन्नत बेनज़ीर यानी कश्मीर को देखें और वहाँ में आप तमाम का इस्तकबाल कर सकूँ। खुदा कर अदब अपनी माहिर के एतबार से महज इंफरादी इज़हार का वसीला नहीं बल्कि एक समाजी व तहजीबी इदारा है जिसकी जड़ें इज्तिमाई हयात में व्यस्त हैं। इस तनाज़ुर में अदब और समाज का रिश्ता महज ताल्लुक़ बाहमी नहीं बल्कि एक नाकाबिल फरामोश रिश्ता है। इस बुनियाद पर यह अमल कहना बेजाना होगा कि अदब समाज की तश्कील नो इसकी तमीरी ढांचे और तहजीबी इर्तिक़ा में कलीदी किरदार अदा करता है। मज़ीद ये कि इंसानी ज़िंदगी के नशीब व अफराज, इसकी कामरानियाँ और तख्लीकी अदब सब के सब समाजी व तहजीबी किरदार के मलूम रहे। रियासत जम्मू और कश्मीर सदियों से समाजी व सकाफती तब्दीलियों से दोचार होती रही हैं। उर्दू अदब में इन सकाफती तब्दीलियों का इज़हार 19वीं सदी के वस्त में हुआ। 1840 ईस्वी में डोगरा हुकूमत कायम होने के बाद और बरसगीर उर्दू ज़बान के इर्तिका के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उर्दू ज़बान का इर्तिका होता है। 19वीं सदी के आखिरी दहाइयों में जम्मू कश्मीर में तकलीफ कारों की बड़ी तादाद और उर्दू ज़बान की शेर नसरी असनाब में तबादलाई करने लगी। रियासत जम्मू कश्मीर जहाँ एक तरफ अपनी खूबसूरती और सैर व सियाहत की बुनियाद पर मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ ये हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जहाँ उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। रियासत में 20वीं सदी ईस्वी से उर्दू ज़ुबान के लिखने वालों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई थी और आज 21वीं सदी तक पहुँचते रियासत में उर्दू लिखने वालों की तादाद सैकड़ों पहुँच गई है। रियासत जम्मू कश्मीर में फिक्शन की इब्तिदा 19वीं सदी के आखिर में हुई। मुहक्किकीन के मुताबिक पहले असानागार प्रेमनाथ परदेसी थे जिन्होंने अखबार रणवीर के जरिए अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस आयत के लिखने वालों ने प्रेमचंद,
اقبال، ٹیگور اور چکبست کی تخلیقات کا اثر بھی قبول کیا۔ بالخصوص انگارے اور پریم چند کے کفن نے انہیں افسانے کی طرف مائل کیا اور وہ مسلسل کہانیاں لکھنے لگے۔ پردیسی کے بعد ایک بڑی تعداد فکشن نگاروں کے سامنے آئی، جن میں پریم ناتھ، دینا ناتھ، تیرتھ کشمیری، شیام لال اور اسید کشتواڑی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی دور میں راماناتھ ساگر، دلکلا شاہ، کرشن چندر اور کشمیری لال ذاکر جیسے نام بھی نمایاں ہوئے۔ 1947 عیسوی کے بعد افسانے نے موضوع اور تکنیک دونوں سطحوں پر نمایاں ارتقا کیا۔ اس عہد کے اہم ناموں میں ٹھاکر پونچھی اور مون یاوت شامل ہے، جنہوں نے جموں اور پونچھ کی دیہی مسائل کو اپنی کہانیوں میں جگہ دی۔ اس کے بعد سومناتھ، پشکر ناتھ، ہمپی کشمیری، پریمی، انند لہر، غلام رسول، سنتوش، نور شاہ اور دیگر فکشن نگار سامنے آئے، جنہوں نے تقاضوں کی ترجمانی کی۔ 1960 عیسوی کے بعد ایک اور نسل وجود میں آئی، جس میں عمر بچی، شبنم مکھیوں، وریندر پٹوال، مالک رام انند، راجیش کور، دیپک بودکی اور پرویز مانوس جیسے تخلیقات شامل تھے۔ اب اس میں بہت سارا طویل ہے، جس میں ہم لوگ پردیسی کی بات کریں گے۔ اس میں جیسے پردیسی کے حوالے سے ایک کوٹ ہے، سید شام حسین لکھتے ہیں، پردیسی کو کشمیر کی زندگی، تہذیب و روایت سے محبت تھی اور انہی کو وہ اپنے افسانوں میں پیش کر کے عام انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ یہی ایک افسانہ نگار اور انسان کی حیثیت سے ان کی بڑائی ہے۔ اسی طرح سے اگر صوبہ جموں کی بات کریں گے، ایک اہم فکشن نگار خالد حسین صاحب کا نام ہے۔ خالد حسین صاحب کے بعد بہت سارے، نور شاہ صاحب کا نام ہے۔ نور شاہ بھی خواتین فکشن نگاروں میں ترنم ریاض صاحبہ کا نام ہے، ان کی طرف آشنا زندہ جو آپ نے پڑھے ہوں گے۔ آخر مختصر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہر تخلیق اپنے زمان و مکان کی بہترین عکاسی کے ساتھ تاریخ، تہذیب اور ثقافت کی عکاس ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح جموں کشمیر میں کی جانے والی تخلیقات وہاں کی مقامی تہذیب اور ثقافت کا آئینہ ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے فکشن نگاروں کو عالمی سطح اور بالخصوص اردو دنیا کی ادبی افق پر کم شہرت نصیب ہے، پر اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لیا جائے کہ وہاں سے تعلق رکھنے والے تخلیقات کسی بھی پہلو سے باقی اردو دنیا سے معیار میں کوئی کمی رکھتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کو زیادہ تر اس کی سیاسی حیثیت اور اس سے وابستہ مسائل کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا ہے، جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کی تہذیبی اقدار، سماجی رواداری اور تخلیق کیے جانے والے ادب کے حقیقی معنوں میں قدر افزائی کی جانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔